तो देखिए बच्चों, आज हम क्या पढ़ेंगे, वाच्य और उसके भेद। बच्चों, वाच्य एक प्रकार के वाक्य होते हैं। तो वाक्य की अभिव्यक्ति हम कई तरीके से कर सकते हैं। कभी हमारे वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है, कभी कर्म की और कभी भाव की। तो उसके आधार पर चलिए आज हम वाच्य की परिभाषा को पढ़ते हैं। तो बच्चों, आइए देखते हैं वाच्य की परिभाषा। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि उसे चलाने वाला कर्ता है, कर्म है या भाव, उसे वाच्य कहते हैं। तो बच्चों, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था, कोई भी वाक्य जब होता है तो क्रिया के बिना पूरा नहीं होता। हर वाक्य में क्रिया ज़रूर होती है। तो क्रिया जब होती है तो क्रिया किसके आधार पर होती है? या तो कर्ता के आधार पर होती है, या फिर कर्म के आधार पर होती है, या फिर भाव के आधार पर होती है। चलिए इसको और आसान तरीके से समझते हैं, उदाहरणों के द्वारा समझते हैं। जैसे कि मैंने आपको वाच्य की परिभाषा के लिए बताया था ना, क्रिया के जिस रूप से पता चले कि उसे चलाने वाला कर्ता है, कर्म है या भाव, उसे वाच्य कहते हैं। तो क्रिया को चलाने वाला मतलब क्रिया को कौन चला रहा है? कर्ता चला रहा है कि क्रिया वाक्य में आया हुआ कर्म चला रहा है या फिर भाव? तो उसके आधार पर उसे वाच्य कहते हैं। अब ये जो उदाहरण दिए गए, इसमें हम देखते हैं, सबसे पहले वाक्य को पढ़ते हैं। सरिता कहानी पढ़ रही है। ठीक है, अब पढ़ रही है किसके लिए आया है? सरिता के लिए आया है। तो किसके लिए आया? ये कर्ता के लिए आया है। ठीक है, अब दूसरा वाक्य देखते हैं। मम्मी ने खाना बनाया। किसने बनाया? मम्मी ने। तो यहाँ पर कर्ता के आधार पर क्रिया है। बनाने वाला कौन है? मम्मी। ठीक है, अब नेक्स्ट है, सरिता द्वारा कहानी पढ़ी जाती है। अब पढ़ी जाती, क्या पढ़ी जाती? कहानी। कहानी तो कर्ता नहीं है, वो तो वाक्य क्या क्या है? कर्म है। तो क्रिया किसके आधार पर है? कर्म के आधार पर है। तीसरा वाक्य देखिए, नौकर द्वारा रोटी सेकी जाती है। क्या सेकी जाती है? नौकर तो नहीं सेका जाता, सेकी क्या जाती है? रोटी। तो रोटी क्या है? कर्म। तो इसमें क्रिया जो है कर्म के आधार पर है। अब अगला है, सड़क बन रही है। तो ये कौन बना रहा है? किसने बना रहा है? कर्ता तो यहाँ पे है ही नहीं। तो क्या बन रही है? सड़क बन रही है। तो यहाँ पर ये कर्म है। ठीक है, आप पहले वाक्य को समझिए, फिर आपको परिभाषा आसानी से समझ में आ जाएगी। जैसे बारिश हो रही है। बारिश हो रही है, बारिश को कौन करा रहा है, किसने कराया, उसका कोई नहीं पता। बारिश हो रही है, तो क्या हो रही है? बारिश हो रही है। ठीक है, अब ये देखिए, पहले ये 1 से लेकर 6 वाक्यों के बारे में देखते हैं। देखिए, जब वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है, तो हम जब क्रिया के साथ कौन या फिर किसने लगा के प्रश्न करते हैं। ठीक है ना, तो इससे ज़्यादा हमें पता चल जाता है कि वाक्य में कर्ता की प्रधानता है। उसी प्रकार जब वाक्य में कौन और किसने का उत्तर नहीं होता, जबकि क्या और किसको का उत्तर होता है, तो कर्म की प्रधानता होती है। ठीक है, अब आपको समझ में, देखिए इसमें कौन कहानी पढ़ रही? सरिता। किसने खाना बनाया? मम्मी ने। क्या पढ़ी जाती है? कहानी। क्या सेकी जाती है? रोटी। क्या बन रही है? सड़क। क्या हो रही है? बारिश। तो आपको समझ में आ रहा होगा। जैसे अब अगला, जैसे दादाजी से, देखिए 1 मिनट में इसमें लगाना भूल गई हूँ। देखिए, दादाजी से उठा नहीं जाता। किससे उठा नहीं जाता? तो इसमें कौन, किसने, क्या का उत्तर नहीं आ रहा है। किससे उठा नहीं जाता? दादाजी से। मोहन से चला नहीं जाता। किससे चला नहीं जाता? मोहन से चला नहीं जाता। तो आपको जब आप वाक्य को पढ़ रहे हो, तो क्रिया जो है किसके आधार पर हो रही है वो आपको स्पष्ट हो रहा है। कभी कर्ता के आधार पर हो रही है, कभी कर्म के आधार पर हो रही है। कभी कभी किन्हीं वाक्यों में हमें किसी कार्य को करने में असमर्थता या व्यवस्था दिखाई पड़ रही है, यानी कि हमें भाव आ रहा है, तो क्रिया भाव के आधार पर हो रही है। चलिए, अब आपको आशा करती हूँ वाच्य की परिभाषा अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलिए एक बार फिर से परिभाषा को देखते हैं। देखिए बच्चों, जैसे मैंने आपको उदाहरण में समझाया था ना कि क्रिया जो है कभी कभी कर्ता के आधार पर, कभी कर्म के आधार पर, कभी भाव के आधार पर होती है। तो इसमें देखिए उसी प्रकार से परिभाषा है। क्रिया के जिस रूप से ये पता चले कि उसे चलाने वाला कर्ता है, कर्म है या भाव, उसे वाच्य कहते हैं। अब आपको उदाहरण और परिभाषा समझ में अच्छे से आ गई होगी। चलिए अब आगे देखते हैं वाच्य के भेद।
बच्चों, परिभाषा के आधार पर जैसे मैंने आपको कर्ता की बात कही थी, कर्म की और भाव की, तो उस आधार पर वाच्य के 3 भेद होते हैं, कृत्यवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। तो जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है कृत्यवाच्य, जिसमें कर्म की प्रधानता होती है कर्मवाच्य, और जिसमें भाव की प्रधानता होती है वो भाववाच्य। चलिए इसको एक बार पहचानने के तरीकों को समझते हैं। चलिए बच्चों, अब हम वाच्य के भेद को कैसे पहचाने उसके तरीके को समझ लेते हैं। देखिए बच्चों, जब कर्ता के साथ ने विभक्ति चिन्ह आता है या फिर शून्य होता है तो वहाँ पर कृत्यवाच्य होता है। अब इसको कैसे समझते हैं, जैसे मैंने यहाँ वाक्य लिखा है, मम्मी ने खाना बनाया, तो कर्ता के साथ ने विभक्ति चिन्ह आया है और प्रश्न बन रहा है किसने बनाया। किसने खाना बनाया? मम्मी ने खाना बनाया। ठीक है, अब मम्मी खाना बना रही हैं, इसमें ने विभक्ति चिन्ह नहीं है, मगर क्रिया जो है मम्मी के यानी कि कर्ता के आधार पर है। कैसे इसको पहचानते हैं? जब हम क्रिया के साथ कौन या किसने लगा करके प्रश्न बनाते हैं, प्रश्न भी बनता है और उत्तर भी मिलता है। आप इस चीज़ को समझ लीजिए, कौन या फिर किसने लगा करके प्रश्न बनाते हैं और उत्तर ही मिलता है, तो वहाँ पे कृत्यवाच्य होता है, यानी कि क्रिया जो है कर्ता के आधार पर है। ठीक है, किसने खाना बनाया? मम्मी ने खाना बनाया। कौन खाना बना रही है? मम्मी खाना बना रही हैं। तो क्रिया पूरी कर्ता के आधार पर है। देखिए, अब कर्मवाच्य में क्या होता है, जब कर्ता के साथ विभक्ति चिन्ह के द्वारा होता है या फिर कर्ता निर्जीव होता है तो वहाँ पर कर्मवाच्य होता है। तो क्रिया जो है पूरी कर्म के आधार पर होती है। जैसे यहाँ वाक्य लिखा है, नौकर के द्वारा रोटी सेकी गई। नौकर करता है और इसके साथ विभक्ति चिन्ह है के द्वारा। ठीक है, रोटी सेकी गई, क्रिया क्या है? सेकी गई। तो मैंने प्रश्न बना रहे, कौन सेकी गई? नहीं बन रहा है। किसने सेकी गई? प्रश्न नहीं बन रहा है। तो क्या सेकी गई? रोटी सेकी गई। तो यहाँ पर जब हम क्रिया के साथ क्या या किसको लगा के प्रश्न बनाते हैं, प्रश्न ही बनता है, उत्तर भी आता है, और कर्ता के साथ के द्वारा विभक्ति चिन्ह आता है, तो वहाँ पे कर्मवाच्य होता है, यानी कि क्रिया जो है कर्म के आधार पर है। ठीक है, अब जो निर्जीव वाली बात मैंने बोली वो देखिए, इसको ऐसे समझते हैं, जैसे यहाँ वाक्य खीर पक रही है, तो हम ये अब खीर को पकाने वाला यहाँ पर नहीं है, यानी कि जो खीर पकाने वाला कर्ता यहाँ पे गायब है। तो हम यहाँ प्रश्न कौन पका रही है, कोई प्रश्न नहीं बन रहा, कोई उत्तर नहीं मिल रहा। क्या पक रही है? खीर पक रही है। तो खीर क्या है? कर्म है। तो ये जो है कर्मवाच्य है, क्रिया खीर के आधार पर है और खीर जो है कर्म है। ठीक है, और अब नेक्स्ट चीज़ आती है भाववाच्य को समझने के लिए, जब कर्ता के साथ से विभक्ति चिन्ह होता है। ठीक है, और क्रिया जो होती है एकवचन, पुल्लिंग और अकर्मक होती है। वाक्य कैसा होता है? निषेधवाचक। ये भाववाच्य की पहचान है। ठीक, अब देखिए, दादी से चला नहीं जाता। कर्ता क्या है? दादी। अब कर्ता के साथ विभक्ति चिन्ह क्या है? से। जैसे मैंने आपको बताया, कर्ता के साथ विभक्ति चिन्ह से होता है। अब क्रिया कैसी है? एक वचन है और पुल्लिंग है। वाक्य कैसा है? निषेधवाचक है। तो ये जो है भाववाच्य, इससे हम भाववाच्य को पहचान सकते हैं। देखिए, मुझसे दौड़ा नहीं जाता, ये से विभक्ति चिन्ह है, क्रिया एक वचन और पुल्लिंग है, भाव जो है निषेधवाचक है, तो ये भाववाच्य है। ठीक है, अब बच्चों कभी कभी क्या होता है कि हर वाक्य निषेधवाचक नहीं होता है भाववाच्य के लिए, तो हम वाक्य को पढ़ के इसके भाव को पहचानते हैं कि भाव में देखिए कभी कभी असमर्थता या विवशता दिखाई जाती है, तो वहाँ भाववाच्य होता है। तो आपने इस चीज़ को समझ लिया कि हम कृत्यवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य को कैसे पहचाने। कर्ता के साथ ने या शून्य विभक्ति चिन्ह, कर्ता के साथ के द्वारा निर्जीव, कर्ता निर्जीव, तो ये सब जो पहचानने के तरीके हैं, ये सबके द्वारा हम कर्मवाच्य, कृत्यवाच्य और भाववाच्य को आसानी से पहचान सकते हैं। आपने आज मेरे वीडियो में इस चीज़ को समझा कि वाच्य किसे कहते हैं, वाच्य की परिभाषा क्या होती है, वाच्य के भेद क्या होते हैं और वाच्य के भेद को पहचानने का तरीका क्या होता है। ठीक है, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको ये चीज़ें समझ में आ रही हैं तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अच्छा, अब नेक्स्ट चीज़ क्या आती है, जब हम अभ्यास कार्य करते हैं तो अभ्यास कार्य में अधिकतर क्या आता है कि आप दिए गए
वाक्यों को निर्देशानुसार बदलो। जैसे वाक्य कभी कृत्यवाची वाच्य में होता है, कभी कर्मवाची में होता है, तो कर्म से कृत्य, कृत्य से कर्म या भाववाच्य में बदलना होता है। अब उसका तरीका क्या है, जैसे मैंने आपको एक तरीका बताया, जैसे मम्मी ने खाना बनाया, वाक्य कृत्यवाच्य में है, इसको भाववाच्य में बदलने के लिए कर्ता के साथ के द्वारा विभक्ति चिन्ह आ जाएगा और क्रिया जो होगी कर्म के आधार पर हो जाएगी। तो क्या होगा, मम्मी के द्वारा खाना बनाया गया। तो किसके द्वारा खाना बनाया, मम्मी के द्वारा खाना बनाया, मम्मी के द्वारा क्या बनाया गया, खाना बनाया गया। तो क्रिया किसके हिसाब से, खाना, यानी कि कर्म के आधार पर है। उसी प्रकार देखिए, ये है वाक्य कर्मवाच्य। नौकर के द्वारा रोटी सेकी गई। तो अगर हम नौकर के द्वारा विभक्ति चिन्ह हटा के नौकर ने रोटी सेकी, अब प्रश्न बन गया किसने रोटी सेकी, नौकर ने रोटी सेकी। तो बच्चों ये तरीके से आप कृत्यवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य को पहचान लोगे। तो आशा करती हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, आपको जो चीज़ मैंने इसे समझाई अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो लाइक बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।